था, पेनिट्रेशन टेस्ट समझ भी गए थे, उसका वीडियो एक आग भेज देंगे, वो वीडियो देख लेंगे। अब हमें क्या करना है, डक्टिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड, पॉइंटर लेने दो। हाँ, तो डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी के बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में ही, कि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू फॉर्म अ थिन वायर। अगर हम उसको खींचें तो वो अगर एक पतले तार के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो हम बोलेंगे दैट मटेरियल इज डक्टाइल। जैसे कि हम कॉपर का वायर बना सकते हैं, एल्युमिनियम का वायर बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम और आयरन का भी वायर बना सकते हैं। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इन मटेरियल्स में जो है डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम सोचें कि एक लकड़ी का तार बनाना चाहें तो क्या लकड़ी को अगर हम खींचेंगे तो क्या वो वायर के फॉर्म में जनरेट होगा? नहीं होगा। तो यानी उसके अंदर ये डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, अब हमें बात करनी है कि ये डक्टिलिटी का बिटुमिन से क्या लेना देना है, ये बिटुमिन चाहे तार, इससे क्या लेना देना है। तो डक्टिलिटी इनडायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव यानी सह संयोजक बल, यानी कि बिटवीन द सेम पार्टिकल जो है, अगर हम बात करें कोई फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। जैसे कि अगर पानी की 4 5 6 बूंदे हैं, ड्रॉप्स हैं, 4 5 6 कई सारी बूंदे हैं, अगर हम उसको पास पास में लगाएं और उसको मिलाएं तो वो मिल करके एक बूंद बन जाएंगी। ठीक है, वो बिखरी हुई नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर क्या है, कोहेसिव फोर्स है। लेकिन अगर इसी के कंपैरिजन में यहाँ पे हमारे पास अगर मरकरी हो, Hg हो, और अगर हम उसको हाथ में लेके देखें या किसी सरफेस पे रख के देखें तो वो पूरा एक एक सिंपल लिक्विड ना बना के कई सारे फॉर्म में बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ही कम कोहेसिव फोर्स है। तो हमें आखिर डक्टिलिटी से क्या लेना देना है? डक्टिलिटी का मतलब है कि अगर सपोज करो ये हमारा एक ड्रम है और इस ड्रम में हमने एक कोई एग्रीगेट डाल दिया, ये बिटुमिन से भरा हुआ है। तो इसके बाद तुम ये देखोगे कि देखो ये सेमी सॉलिड लिक्विड है, तो ये कुछ एग्रीगेट इसके अंदर आधा पेनेट्रेट हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको फोर्स लगा करके खींचेंगे तो काफी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इसमें से निकालने के लिए, और ये बिटुमिन इसको एग्रीगेट को भी पकड़ा रहेगा और साथ में ये विटामिन एक दूसरे को भी पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये काफी एक लंबा च्युइंगम जैसा तार बनाएगा और तार बनाने के बाद किसी एक पॉइंट पर आके टूटेगा। तो आखिर में हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए, यही तो हमें चाहिए कि विटामिन जो है दूसरे विटामिन के पार्टिकल्स को बहुत अच्छे से पकड़े रहें। जो भी विटामिन ज्यादा अच्छे से पकड़े रहेंगे अपने आपस में पार्टिकल्स को, यानी उसके अंदर जो बॉन्ड है या आयोनिक या कोवेलेंट जो भी बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो उसके अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगी। और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी ज्यादा है इसका मतलब वो विटामिन अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया था कि रोड पर किस किस तरह के फोर्सेस हैं जो कि चाहेंगे कि गिट्टी को निकाल करके बाहर फेंक दें। ठीक है, तो एक मैंने बताया था जैसे हम कॉम्ब करते हैं अपने हेयर में और वो चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है, आवेशित हो जाने के बाद वो क्या है, अपनी ओर अट्रैक्शन फोर्स लेता है। इसी तरह से जब हमारा टायर जो है सरफेस पे घूम रहा होता है लगातार रोड पे, तो वो टायर जो है चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और वो एग्रीगेट को अपने से चिपकाने की कोशिश करता है, यानी रोड पर से खींचने की कोशिश करेगा। और इसको पकड़ करके कौन रखेगा? वो रखेगा बिटुमिन। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी तुम इस व्हील पे जब कहीं पे भी गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाने के बाद तुम जो है ब्रेक लगा रहे हो, ब्रेक लगाने के बाद तुमने एक सामने की ओर एक फोर्स जनरेट करा, ठीक है, जिससे कि यहाँ का जो एग्रीगेट है आगे भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसको भी कौन रोकेगा? उसको भी रोकेगी डक्टिलिटी ऑफ बिटवीन, या किसी भी तरह का फोर्स, कोई भी ऐसा फोर्स जो कि गिट्टी को या एग्रीगेट को रोड से निकाल करके बाहर निकालने की या आगे पीछे लेटरल फोर्स, लेटरल मूवमेंट जनरेट करने की कोशिश करेगा, तो उसको वो रोकेगा बिटुमिन। और बिटुमिन की कौन सी प्रॉपर्टी रोकेगी? उसकी अपनी कोहेसिव प्रॉपर्टी, कि बिटुमिन जो है बिटुमिन को बहुत अच्छे से पकड़ करके रखता है। और हमारे पास सपोर्टिव रीजन ये है कि बिटुमिन में एडहेसिव प्रॉपर्टी भी ठीक ठाक है, यानी वो एग्रीगेट को भी पकड़ करके रखेगा। और ये दोनों प्रॉपर्टी आखिर में इंजीनियरिंग वे में क्या बोली जाती है? डक्टिलिटी। ठीक है, इंजीनियरिंग फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि किसी भी मटेरियल को अगर हम पतले तार के रूप में बदलें और वो बदल जाए तो उसके अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और यही प्रॉपर्टी को हम रोड में भी यूज करते हैं। अब इसको करेंगे कैसे, उसको आगे देख लेते हैं। कुछ चीजें अभी ये हैं, ये अभी पढ़ेंगे कौन से कोड होते हैं, क्या चीजें होती हैं। पहले थोड़ा सा इक्विपमेंट देख लेते हैं। देखो ये हमारा बेसिक इक्विपमेंट है।
डक्टिलिटी मशीन, जिसको हमने लैब में भी देखा हुआ है, अगर तुम कभी गए होगे तो इसको डिस्कस कर लेंगे। इसी से हम जो है डक्टिलिटी की वैल्यू हमें निकालनी है। इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं अभी डिस्कस करते हैं। आप कुछ इसमें की पॉइंट्स जो मैंने लिख रखे हैं ये पढ़ लेते हैं। देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है कि डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमिन बाइंडर इज डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। हाँ, ये चीज देखो याद रखनी है कि ये जो डिस्टेंस है जो भी हम निकालेंगे वो सेंटीमीटर में ही निकालेंगे। पिछली बार पेनिट्रेशन किस में ले रहे थे हम, एमएम में। ये सब क्वेश्चन अब आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे, लेकिन अब जो है ये एई के लेवल के एग्जाम में आने लगे हैं। पेनिट्रेशन में जो वैल्यू निकाली थी वो पेनिट्रेशन वैल्यू किस में निकाले थे हम, एमएम में, लेकिन यहाँ डक्टिलिटी की वैल्यू जो निकाल रहे हैं वो किस में निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमिन बाइंडर इज डिस्टेंस इन सेंटीमीटर टू विच अ स्टैंडर्ड ब्रिकेट, ब्रिकेट क्या होता है अभी बताएंगे, ब्रिकेट ऑफ बिटुमिन कैन बी स्ट्रेच्ड बिफोर द थ्रेड ब्रेक्स। ठीक है, ये अभी डिफिनेशन बस सुन लो, ऐसे तो याद नहीं होगा। अभी क्या चीज है, इसको अगर हिंदी में बात करें तो अगर कोई एक ब्रिकेट है, ब्रिकेट में अगर हम इसको दोनों तरफ से खींचे तो तार बनेगा, थ्रेड बनेगा, और जहां पर जा करके ये थ्रेड जो है टूट जाएगा वहां तक उसको हम बोलेंगे कि ये इसकी अपनी डक्टिलिटी वैल्यू है। अभी ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आगे फिगर से देखेंगे। ठीक है, इसमें बात देखो, बात कर रहे हैं लो डक्टिलिटी वैल्यू रिजल्टेड एज अ क्रैक्स, यानी कि हमको डक्टिलिटी की वैल्यू कम नहीं चाहिए। भाई डक्टिलिटी की वैल्यू अगर सपोज करो कम है तो जनरली जब हम क्या देखते हैं, ठंडे रीजन में, ठंडियों में एक तो बिटवीन वैसे भी कड़ा हो गया ठंडा होके, उसके बाद उसमें डक्टिलिटी भी कम है, तो जैसे ही वो थोड़ा सा भी खींचने की कोशिश करेगा तो वो तार बनने के बजाय वो क्रैक्स डेवलप कर देगा, टूट जाएगा। और ये जो माइनर क्रैक्स हैं, ये माइनर क्रैक्स में क्या है, अब ठंडे रीजन में सबसे बड़ी बात क्या है कि उस रोड पे बर्फ भी जम जानी है कुछ दिन बाद, और ये बर्फ लगातार 2-3 महीने तक उसी रोड पे पड़ी रहेगी, जो कि बर्फ जब गलेगी तो पानी गल करके ये इन्हीं क्रैक्स के बीच से नीचे चला जाएगा, और धीरे धीरे ये रोड के सरफेस को भी तोड़ेगा, और नीचे भाई पानी के आने के बाद इस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। क्योंकि अगर तुमने भी देखा है कि अगर कीचड़ है, कीचड़ पे जब तुम खड़े होते हो तो मिट्टी धंस जाती है, क्यों, क्योंकि कीचड़ यानी कि मॉइस्चर कंटेंट के आने पे सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम हो गई। तो जब सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी भी कम हो गई, तब जब उसके ऊपर से वापस से जब ये रोड हटाई जाएगी, बर्फ हटाई जाएगी और इसके ऊपर से हैवी व्हीकल गाड़ियां आएंगी, तो ये क्या होगा कि 1 सेकंड, कोई लड़का एडमिट होना चाह रहा है। 1 सेकंड, एक ही साथ ज्वाइन होने में कोई, विशाल महान, ठीक है, और भी कोई ज्वाइन हो रहा है, नहीं, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई पहली चीज तो अभी डेफिनेशन पढ़ा, और दूसरी मेन चीज एक जो की पॉइंट्स था, वो की पॉइंट्स ये था कि इसको जो है ये सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं, और हमें डक्टिलिटी लो वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि हमें डक्टिलिटी की हाई वैल्यू चाहिए। भाई ज्यादा डक्टिलिटी है तो वो विटामिन ज्यादा अच्छा है। ठीक है, लो डक्टिलिटी की वैल्यू नहीं चाहिए। लो डक्टिलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, ठंडे रीजन में क्रैक डेवलप हो जाते हैं। क्रैक कैसे डेवलप हो जाते हैं, ठंडे रीजन में बिटुमिन हो जाता है ऑलमोस्ट हार्ड या हार्ड रबर जैसा, और उसके बाद एक तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, ऊपर से क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से एक स्मॉल स्मॉल माइनर क्रैक्स हो जाते हैं। ठीक है, माइनर क्रैक्स में से वापस जब उसके ऊपर से बर्फ जमेगी तो फिर क्या है, पेनेट्रेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। तो हम जो एक चीज समझ रहे थे कि रोड को एक इम्परमेबियल सरफेस होना चाहिए, वो इम्परमेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी, तो हमें हाई वैल्यू चाहिए। तो एक चीज और सभी लोगों ने सजेस्ट की है इंडिया में कि डक्टिलिटी वैल्यू जो है कम से कम मिनिमम वैल्यू 50 सेंटीमीटर तो हमें चाहिए ही चाहिए इंडिया में। ये क्वेश्चन एसएससी जेई में आया था 2016 में कि मिनिमम वैल्यू ऑफ डक्टिलिटी वैल्यू कितनी चाहिए, तो 50 सेंटीमीटर मिनिमम वैल्यू हमें होनी चाहिए इंडिया में डक्टिलिटी की। यानी जब भी हम डक्टिलिटी टेस्ट करेंगे तो हम जो हमारी जो वैल्यू आएगी हम उसके हिसाब से देख सकते हैं कि वो विटामिन यूज करने लायक है या नहीं है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो जनरली इंडिया के टेम्परेचर और क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से 50 सेंटीमीटर जो है रिक्वायर होता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है 50 सेंटीमीटर, ये हो सकता है किसी और रीजन में या किसी और एरिया में अलग हो जाए, उसके डिपेंडेंट उसके क्लाइमेट फोर्स के हिसाब से, क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से, यानी टेम्परेचर ज्यादा है या टेम्परेचर कम है, उस हिसाब से डक्टिलिटी की रेंज जो है वो चेंज करेगी। जनरली जो डक्टिलिटी की रेंज होती है वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर से
100 सेंटीमीटर, देखो हर जगह सेंटीमीटर की बात हो रही है, एमएम में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सेंटीमीटर में ही इसकी वैल्यू लेते हैं। उसके बाद देखो इसमें ये मैंने पॉइंट लिख दिया है कि आखिर डक्टिलिटी की वैल्यू आती क्यों है। डक्टिलिटी का मेन रीजन क्या है, कोहेशन फोर्स। हमें मेन जो है ये इनडायरेक्टली मेजर कर रहा है, क्या, कोहेशन फोर्स को मेजर कर रहा है। ठीक है, आईएस कोड भी याद रख सकते हो, लेकिन बहुत डिफिकल्ट पेपर होगा तभी ये पूछेगा, क्योंकि जनरली ये याद नहीं रहता है। वैसे तुम्हें बता दूं कि अ, एक मैंने तुम लोग को आईएस कोड भेज दिया है, ताकि तुम लोग में कोई भी डाउट, अगर किसी भी बुक में तुम्हें लगता है कि यार ये सही नहीं है, ये गलत है, तो उस आईएस कोड को प्रिफर करो। 1201 से लेके, ठीक है, 1201 से लेके 1220 तक जितने भी बिटुमिन पे होने वाले जितने भी टेस्ट हैं, ये सब इन्हीं के बीच में होते हैं। 1201 से 1220 के बीच में जो आईएस कोड है, आईएस 1201 से आईएस 1200, तो उसमें ये कोड पे सारे टेस्ट जो है बिटुमिन के वो हैं। वो मैंने तुम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दिया है, मेल भी कर दिया है। तो अगर किसी बुक में तुम्हें लगता है, जैसे पिछली बार मैं बात कर रहा था पेनिट्रेशन वैल्यू की, तो किसी किसी बुक्स में वहां 100 ग्राम की जगह 150 ग्राम का वेट लिखा हुआ है, ठीक है, ये काफी डाउटफुल है। मैंने भी उसको आईएस कोड के बाद जाके प्रीफर करके पता लगा कि नहीं, वो 150 ग्राम नहीं है, 100 ग्राम है। बहुत ही अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स में भी 150 ग्राम लिख दिया है, लेकिन वो 100 ग्राम का ही वेट है। उसी तरह से कहीं कहीं पे कुछ चीजें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती हैं, तो हम उसके लिए आईएस कोड प्रेफर करेंगे। ठीक है, इस की पॉइंट्स में अभी क्या चीजें हमें समझ में नहीं आई। एक तो ये समझ में नहीं आया कि ये स्टैंडर्ड ब्रिकेट क्या लिखा हुआ है आखिर में, ये ब्रिकेट क्या होता है, और बाकी ये डिफिनेशन क्या बोल रहा है वो भी नहीं समझ में आया। तो देखते हैं आगे, फिगर से थोड़ा समझेंगे। देखो ये जनरली इसको बोलते हैं ब्रिकेट, ठीक है, ब्रास का बना होता है। ब्रास का ही क्यों बना होता है ये भी अभी बताएंगे। आखिर लोहे का क्यों नहीं बना, एल्युमिनियम का क्यों नहीं बना, सोने चांदी दूसरे मटेरियल का क्यों नहीं बना, ब्रास का ही क्यों बना, इसकी बात करेंगे। ब्रास एक अलॉय होता है दो तीन मटेरियल्स को मिला के। देखो इसमें यहाँ पे ये, इसका ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, और ये पार्ट अलग है। ठीक है, ये चार पार्ट्स हैं इस तरह से अलग अलग, और इस पूरे को मिला करके छोटा सा होता है, इस पूरे को मिला करके बोलते हैं ब्रिकेट। ठीक है, तो हमें करना क्या है, आखिर ये अलग अलग क्यों है भाई। देखो यहाँ पे से कहीं एक बोल्ट से इसको फिक्स कर देंगे, और यहाँ पे भी एक बोल्ट से ऐसा कुछ लगा देंगे जिससे ये इधर की ओर खींचे। तो एक तरफ फिक्स हो गया, एक तरफ तुम फोर्स लगा रहे हो, और बीच में बिटुमिन भर दिए हो। अभी बताएंगे, बिटुमिन भर देंगे तो इसके बाद क्या होगा, ये थ्रेड्स क्रिएट करेगा, क्रिएट करता रहेगा, और जहां पर वे टूट गया उसके हम स्केल से नाप लेंगे कि इतने डक्टिलिटी की वैल्यू है। अभी इसके आगे दूसरे फिगर में देखेंगे। देखो इस तरह से नीचे इसके एक बेस प्लेट, थोड़ा सा फिगर हो सकता है ब्लर हो, बट कोई नहीं। देखो यही वो जो इसके पहले वाला मैंने फिगर दिखाया है, इसी के नीचे हमने एक बेस प्लेट भी लगा दिया है। क्योंकि देखो इस तरह से इसमें बिटुमिन भरोगे तो क्या होगा, नीचे वाले सरफेस पे चिपक जाएगा। ठीक है, तो नीचे एक ब्रास का ही बेस प्लेट लगा हुआ है, यहाँ पे ये देखो ब्रास का बेस प्लेट लगा हुआ है। सबसे पहले हम देखो प्रोसीजर में क्या है, पहले हम इस बेस प्लेट को लेंगे। बेस प्लेट के ऊपर डेक्सट्रीन का पाउडर, जैसे टेल्कम पाउडर होता है ना, उसी तरह डेक्सट्रीन का पाउडर होगा। डेक्सट्रीन का पाउडर और ग्लिसरीन। ग्लिसरीन सबने देखा होगा, ठंडियों में लगाते हैं, चेहरा ना फटे, स्किन ना फटे। यानी वो डेक्सट्रीन का पाउडर और ग्लिसरीन दोनों को मिला करके एक लेप बना करके इस पहले नीचे बेस प्लेट पे लगा देंगे, और उसके बाद ये जो हमारा ब्रिकेट है इसके ऊपर ये ब्रिकेट रख देंगे। और बिटुमिन को हम 75 डिग्री सेल्सियस से, लगभग वही पिछली बार की तरह ही 75 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक हम गर्म कर देंगे। ये गर्म क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि सेमी सॉलिड के फॉर्म में है, थोड़ा सा वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो हम इसमें कन्वर्ट कर सके, नहीं तो ऐसे उछलेंगे तो इसमें कैसे आएगा। ठीक है, तो एक 75 to 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले हम गर्म कर देंगे, एक उसमें लिक्विडिटी जनरेट हो जाएगी, लिक्विड की तरफ वो बिहेव करने लगेगा, तो हम इसको, इस ब्रिकेट को भर देंगे। भरने के बाद इसको हम अगेन वही आधे से एक घंटा रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब देखो नीचे वाले बेस प्लेट पे हमने ग्लिसरीन और डेक्सट्रीन का लेप लगाया है, तो ये नीचे वाले बेस प्लेट पे नहीं चिपकेगा। एक के बजाय हम एक दो तीन सैंपल्स भरेंगे, ताकि हमारे पास तीनों की रीडिंग एक साथ निकल करके आ जाए। देखो इसमें भी जो भरा हुआ है ये इस तरह से ऊपर बहा करके नहीं बहेंगे, इतना ही इसमें भरेंगे ताकि ये ऊपर ऊपर तक ना आए, बिल्कुल लेवल सरफेस तक आ जाए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अब हम आते हैं मेन अपने। देखो ये इसका साइज है, उसी ब्रिकेट का साइज है, कि अलग अलग याद करने वाली चीजें हैं कि यहाँ से यहाँ तक का 75 mm साइज है, यहाँ 32 mm है या 30 mm है, ये देख लेंगे। ये मैंने मैनुअल भेजा है, उसी की कटिंग निकाल के लगाया हुआ है। ठीक है,
अब इसमें यहाँ मेन पर आते हैं। ये तुम्हें पूरा डक्टिलिटी का ऑपरेटर्स दिख रहा है, इसके नीचे जो ये तुम्हें माउल्ड है, इसमें पहले हम पानी भरेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कहीं एक हीटर लगा होगा, इमर्सन रॉड देखा है ना, जिससे घरों में बाल्टियों में ठंडियों में पानी गर्म करते हैं, इसी तरह का एक यहाँ पे इमर्सन रॉड लगा हुआ होता है। और आखिर में ये इमर्सन रॉड क्यों लगा हुआ है, इसके अंदर ये पानी भर के टेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगेन हमें क्या करना है, सारे टेस्ट करने हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ही ये सारा प्रोसीजर हो रहा है। तो देखो, जहां पे भी हम बाल्टी से इसमें पानी भरेंगे, सबसे पहली बात तो वो पानी ठंडा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई फ्रीजर जैसी असेंबली नहीं है कि अगर हमने गर्म पानी, अगर सपोज करो हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी मिल रहा है कहीं पे, और हमने इसमें इसको डाला, तो हम उसको ठंडा कैसे करेंगे? ठंडा करने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन हमारे पास गर्म करने का उपाय है, आसान और सस्ता। तो हम जनरली ये कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा ठंडा पानी इसमें डालें। अगर हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे का जनरली पानी है, जो कि ग्राउंड वाटर लगभग इतना ही होता है, तो हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे, और इसमें ये वाटर हीटर जो है, यानी हमारे जो इमर्सन रॉड का यहाँ पे ये जो रेड वाला बटन है ना, ये ऑन कर देंगे, तो ये इससे पानी गर्म होता रहेगा। और जो हमारा ब्रिकेट है, ब्रिकेट की तीनों असेंबली यहाँ पे फिट कर देंगे, कैसे अभी वो दिखाएंगे। और ये एश्योर करेंगे कि भाई जो हमारा तीनों ब्रिकेट है वो पानी में कम से कम 10 mm, अभी देखते हैं कितना डूबा रहा है, इसमें कहीं लिखा होगा। आ, हाँ, 10 mm, ठीक है। कम से कम 10 mm जो है पानी में अंदर डूबा रहे। ये सारा प्रोसीजर हम इसीलिए फॉलो कर रहे हैं, ताकि जो हमारा टेस्ट हो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हो। तो हमें क्या करना है भाई, हाथ में एक थर्मामीटर लेना है, इसमें कुछ ठंडा पानी डाल देना है, यानी कि हमें इसमें पानी जो डालना है वो 15 20 30 मिनट पहले ही डाल देना है, और यहाँ पे ये इमर्सन रॉड ऑन कर देना है, और कंटिन्यूअसली हमें थर्मामीटर से देखना होगा कि भाई इसका जो पानी का टेम्परेचर है हमारा, जो वो 25 डिग्री सेल्सियस हो गया कि नहीं हो गया। जैसे ही वो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, हम यहाँ पे ये हीटर का बटन ऑफ कर देंगे। तो हमारा ये पूरा पानी क्या हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस का हो गया। और हम जो पूरा टेस्ट अपना करेंगे वो किस टेम्परेचर पे करेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे करेंगे। ठीक है, अब जो हमने ये जो ब्रिकेट लिया, ब्रिकेट में विटामिन वगैरह भरा, उसका एक फिगर होगा आगे। हाँ, यहाँ पे ये देखो, जैसे वो, अब ये उसके अंदर का एक फिगर है, जो डक्टिलिटी मशीन है ना, पानी से भरा हुआ है, जो यहाँ पे मैं बता रहा था, ये रहा। यहाँ वाला जो चीज है, ये यहाँ वाला चीज जूम आउट करके उस फिगर में देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे एक गियर बॉक्स जैसा लीवर दिख रहा है, यहाँ पे एक गियर बॉक्स जैसा कुछ चीज दिख रही है, और यहाँ पे 3 स्विच दिख रहे हैं। अभी भी बच्चे बड़े लेट आ रहे हैं, 1 सेकेंड, तो कौन एडमिट हो रहा है, उसी वक्त ज्वाइन हो जाना चाहिए। प्रकाश कुमार, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक ये ग्रीन बटन दिख रहा है, एक रेड बटन दिख रहा है, बीच में कुछ रेगुलेटर, थोड़ा सा इमेज ब्लर हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है। और यहाँ पे कोई स्विच दिख रहे हैं, तो पहले देखो, एक स्विच इसका, यहाँ पे जो एक स्विच है ये होगा हीटर का, भाई ऑन करोगे ये रेड कलर की लाइट ऑन हो जाएगी, इससे पता लग जाएगा तुम्हारा इमर्सन रॉड ऑन हो गया। दूसरा यहाँ पे ये स्विच है एक गियर का, ये क्या होगा, ये थ्रेड है, मतलब ये जो बीच में एक रॉड गई हुई है ना, इस पे ऐसे टैपरिंग बनी हुई होगी, थ्रेड्स बने होंगे, तो जब ये घूमेगा, जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये क्या है, इस पे ये जो असेंबली है ये पीछे की ओर मूव होगी। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर एक जगह पे पॉइंट पे फिक्स कर दोगे, और दूसरी जगह पे पॉइंट पे इसको अपनी ओर खींचोगे। तो एक फिक्स रेट से खींचेंगे, फिक्स रेट से क्या है, हमने गियर लगा दिया है, असेंबली लगा दी है, और उसी रेट ऑफ पुल से आसानी से ये पीछे की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थ्रेड है। आगे देखते हैं कोई थ्रेड का अगर इमेज होगा तो क्लियर दिख जाएगा। थ्रेड की इमेज नहीं है, कोई बात नहीं। मतलब ये जो एक सीधी रॉड नहीं है, इसमें थ्रेड, थ्रेड समझ रहे हो ना, चूड़ियां बनी हुई हैं। और जब चूड़ियां उसमें बनी होंगी, जब वो घूमेगा, जैसे पेचकस है तुम्हारा, पेचकस को जब तुम क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या होगा, पेचकस अंदर की ओर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बोल्ट क्या है तुम्हारा, बाहर की ओर आएगा। तो इस पर एक मान लो बोल्ट लगा हुआ है, अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये बाहर की ओर आएगा, और यहाँ पे हमने ये फ्री है तो ये पीछे की ओर आएगा। और यहाँ पे हमने ये जो देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है, इस फिगर में ये ब्लर है, लेकिन ये एक लोहे की स्केल लगी हुई है, जो दर्जी वाली स्केल होती है ना, उसी तरह की स्केल, और यहाँ पे एक पॉइंटर लगा हुआ है। अब ये पीछे आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, सपोज करो यहाँ पर आया, और यहाँ पर आके वो बिटुमिन जो है, धागा जो बन रहा था, थ्रेड बन रहा था, वो टूट गया। तो यहाँ पे ये स्केल का पॉइंटर लगा होगा, यहाँ पे
मान लो रीडिंग्स लिखी होगी, यहाँ से हम नाप करेंगे। मान लो ये यहाँ पे 7 पर आया, ठीक है, 70 mm पर आया, तो बिटुमिन और डक्टिलिटी और बिटुमिन कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये पूरा 1 मीटर का स्केल लगा हुआ है, ठीक है। जहां पर आके ये टूट गया, यानी मैंने बात कर रहा हूँ 50 सेंटीमीटर, यानी हम स्टैंडर्ड के हिसाब से लगभग यहाँ आधा तक का तो थ्रेड बनना ही चाहिए भाई। 1 मीटर, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये स्केल लगभग 1 मीटर की है, 50 सेंटीमीटर कितना, आधा मीटर, यानी लगभग ये जो आधा तो खींचना ही चाहिए। इतने दूर तक तो धागा थ्रेड बनना ही चाहिए, उसके बाद कहीं जाके टूटना चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ। अब इसमें बात करते हैं, देखो ब्रिकेट में हमने क्या है, बिटुमिन गरम करा, बिटुमिन गरम करके हमने भर दिया था। भरने के बाद हमने ये तीनों जगह, देखो इस तरह से असेंबली है, यहाँ पे ये जगह पे हमने इसको फिक्स कर दिया। बोल्ट्स लगे होते हैं, यहाँ एक बोल्ट टाइट कर देंगे, यहाँ एक बोल्ट टाइट कर देंगे, यहाँ एक बोल्ट टाइट कर देंगे, ठीक है, ये फिक्स हो गया। और दूसरी तरफ से भी यहाँ यहाँ बोल्ट टाइट कर दिया, और ये वाली असेंबली उसी रॉड की वजह से पीछे खिंचती रहती है। और ये पार्ट देखो, यहाँ तक इसमें कहीं पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा इमेज ब्लर है, दिख नहीं रहा, लेकिन ये कम से कम 10 mm पानी के अंदर डिप होना चाहिए। पानी के अंदर डिप से क्या श्योरिटी मिल रही है हमें, पानी को हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे मेंटेन किया हुआ है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये भी कहीं बुक में 27 डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस ही लिखा हुआ है कोड पे, ठीक है। और 3 सैंपल लिए, मान लो, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक साथ तीनों टूटे, ये पहला वाला कभी अलग टूटा, ये अलग टूटा, ये अलग टूटा, तीनों को लेंगे और तीनों का एवरेज ले लेंगे, वो उसकी डक्टिलिटी वैल्यू हो जाएगी। जो पुल रेट है हमारा, यानी जो हमारा गियर है, वो गियर बॉक्स इस तरह से हमने सेट किया है कि उसका जो है ये पीछे की ओर जो खींच रहा है वो 50 mm पर मिनट के हिसाब से खींच रहा है। यानी 1 मिनट में जब हम देखेंगे तो 1 मिनट में लगभग ये वाली जो प्लेट है, ये कितनी, 5 सेंटीमीटर पीछे की ओर चली जाएगी। इस हिसाब से एकदम यूनिफॉर्म रेट से ये पीछे की ओर खींचेगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, अभी पूरा प्रोसीजर फिर से समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा और पॉइंट समझ ले रहे हैं। देखो रेट ऑफ पुल लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी आता है की पॉइंट्स में कि रेट ऑफ पुल कितना होता है। रेट ऑफ पुल मतलब जो हमने यहाँ पे, हाँ, ये जो हमने, ये जो गियर है ना, इसमें आगे एक फ्रंट होता है, एक बैक गियर की तरह होता है। हम इसको इधर की ओर कर लेंगे तो ये वापस से इधर की ओर जाने लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसको हाथ से तो कर नहीं सकते, तो ये इसका रोटेशन पलट जाएगा और ये वापस से, जब मतलब हमने अपना पूरा प्रोसीजर सेट कर लिया, हमने रीडिंग ले ली, वापस से अपना ये वो निकाल दिया, तो वापस से इसको यहीं लगा के छोड़ देंगे। तो ये बैक गियर होता है, और यहाँ इधर की ओर फ्रंट गियर लगा दिया, और हमने यहाँ पे ये स्विच ऑन कर दिया, यहाँ हरी लाइन की लाइट जल जाएगी, ये रॉड घूमने लगेगा, किधर की ओर घूमेगा, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये वाली जो पूरी असेंबली है ये किधर की ओर आने लगेगी, पीछे की ओर आने लगेगी, एक यूनिफॉर्म रेट से। और ये यूनिफॉर्म रेट कितना है, 50 mm पर मिनट, यानी यही इसका रेट ऑफ पुल है, 50 mm पर मिनट के हिसाब से ये असेंबली पीछे आने लगेगी। और जैसा अभी मैंने दिखाया कि ये जैसे थ्रेड्स बन रहे हैं, देखो यहाँ पे ये ऐसे ही, जहां पे आप देखो ये अभी टूटे नहीं है, लेकिन किसी एक पॉइंट पे बस ये टूटने ही वाले हैं। जहां पे भी ये टूट जाएंगे, यहाँ पर एक छोटा सा स्केल लगा हुआ होगा इस पर, और इस पर स्केल के ग्रेजुएशन मार्क्स होंगे, बस जहां पे ये स्केल ऐसे हमने देख लिया, तो यहाँ से मान लो 0 1 2 3 4 ऐसे है, तो यहाँ पे जो भी रीडिंग आई, तीनों का एवरेज निकाल के वो रीडिंग हो जाएगी हमारी डक्टिलिटी वैल्यू की, ठीक है। टेपर्ड रॉड, वो जो बीच की रॉड है वो टेपर्ड रॉड है। टेपर्ड मतलब चूड़ी बनी हुई है उसमें, ठीक है, सीधी रोड नहीं है वो, चूड़ियां बनी हुई है, मतलब जैसे कि ग्रेजुएशन स्क्रू देखियो ना, स्क्रू जैसा ऐसा बना हुआ है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो वाटर बाथ शुड बी मेंटेन, ये मैंने बताया कि भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे ही हमें टेस्ट करना है, इसलिए वाटर बाथ हमें 25 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना होगा। 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले से ठंडा पानी लाके उसमें डाल देंगे, 2 3 बाल्टी, जब तक उतना हमें श्योरिटी ना हो जाए कि जो हमने नीचे ब्रेकेट लगाना है वो कम से कम 10 mm पानी में डूबा रहे, तो उतना वो पानी उसमें भर देंगे। अब हम थर्मामीटर से मान लो चेक किए, तो हमने देखा 14 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर है। हम अपना वाटर हीटर, उसमें जो इमर्सन रॉड अंदर लगा है वो ऑन कर देंगे। उसके बाद पानी को छुएंगे नहीं, क्योंकि करंट मारेगा ये, ठीक है। उसको ऑन करने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जैसे ही थर्मामीटर से भाई 25 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर हो गया, हम अपना हीटर को ऑफ कर देंगे, ठीक। हाँ, अब ये एक मैंने बोला था कि ब्रिकेट आखिर ब्रास का ही क्यों बना हुआ है, ये ब्रास वर्ड आखिर आयरन का क्यों नहीं बना हुआ, बाकी मेटेरियल का क्यों नहीं बना हुआ, क्योंकि
जो थर्मल ऑफ कोफिशिएंट है, अगर मान लो तुमने एल्युमिनियम का कोई बर्तन लिया या एल्युमिनियम का ये मोल्ड लिया, गरम गरम उसमें तुम जब बिटुमिन डालोगे तो हो सकता है इसका थर्मल कोफिशिएंट इतना ज्यादा हो कि इसका ही साइज अपना बदल जाए, क्योंकि तुम्हें ही पता है भाई एल्युमिनियम जल्दी बदल सकता है अपना शेप और साइज। उस हिसाब से अगर मान लो इसकी अपनी ही जो तुम्हारी सॉफ्टनिंग पॉइंट है या जो इसका अपना थर्मल कोफिशिएंट है वो उस तरह से हो कि यही इसमें थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा आ जाए, तो इस हिसाब से ब्रास में थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन बाकी मटेरियल्स के हिसाब से कम होता है और ये इकोनॉमिकल भी पड़ता है। इसीलिए हम ब्रास का ही यूज कर रहे हैं, ना कि एल्युमिनियम का यूज किया, ना ही हमने आयरन का यूज किया, ना ही कॉपर वगैरह का, और इकोनॉमिकल भी पड़ता है। ठीक है, अब देखो ग्लिसरीन लिक्विड फॉर्म में होगा, डेक्सट्रीन टेल्कम पाउडर जैसा पाउडर फॉर्म में होगा। ये दोनों को मिला करके जहां पे भी तुम्हें चाहिए कि बिटुमिन वहां पे ना चिपके, ग्लिसरीन और डेक्सट्रीन को मिला करके वहां लगा दोगे तो बिटुमिन वहां पे नहीं चिपकेगा। ठीक है, चाहे हो सकता है नीचे ग्लास प्लेट भी अगर हमने लिया हो, ग्लास प्लेट में हमें कोई रिंग भरना हो या ब्रिकेट भरना हो, तो उस पूरे ग्लास प्लेट पे अगर हम ये लेप लगा दें किसका, ग्लिसरीन और डेक्सट्रीन का मिला करके, तो वो विटामिन उससे नहीं चिपकेगा, आसानी से हट जाएगा। ठीक है, ये हो गया। हाँ देखो यहाँ पे जैसे नॉर्मली हमने ब्रिकेट को, देखो ये असेंबली दिख रहा है ना कैसे ये अलग हो गया, यहाँ पे हमने बोल्ट से यहाँ टाइट कर दिया फिक्स, और यहाँ पे भी बोल्ट से टाइट कर दिया और ये खिंच रहा है। ठीक है, ये देखो जो मैंने बताया था कि बेस प्लेट होगा अलग से, देखो ये छोटा सा बेस प्लेट ऐसे है। ठीक है, इनको वापस से लगा करके इसमें भर देंगे, इस तरह से हमें दिखाई देगा। पहले जितने देखो यहाँ पे हमने मान लो शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट रखा 0। ठीक है, यहाँ पे रीडिंग आते आते मान लो यहाँ पे आ गया 70 सेंटीमीटर या कुछ भी एनी रीडिंग आ गया, और यहाँ पे आके यहाँ पे ये टूट गया, तो हमारी यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कुछ रीडिंग आई तो दोनों को माइनस कर दिए, वही हमारी क्या डक्टिलिटी वैल्यू हो गई। ठीक, कुछ और भी प्रोसीजर है, देखो ये मैंने बता दिया कि पहले इसके पहले भी हमने देखा था कि बिटुमिन को गर्म तो हर बार ही करना है। क्यों करना है, क्योंकि भाई नॉर्मल पड़ा हुआ बिटुमिन जो रूम टेम्परेचर पे है बड़ा सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म में है, जब सेमी सॉलिड फॉर्म में है तो वो एक कटोरी से दूसरी कटोरी या किसी दूसरे मोल्ड में जाएगा ही नहीं, चम्मच उसमें डाल के निकालने की कोशिश करोगे वो निकलेगा ही नहीं, तो उसकी वर्केबिलिटी ही नहीं है, इसलिए उसको गर्म तो करना पड़ेगा। और हर बार हम क्या है देख रहे हैं बिटुमिन को लगभग 75 से 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं। ज्यादा क्यों नहीं गर्म करते, यही अगला लैब का होगा, फायर फ्लैश एंड फायर पॉइंट हम निकालेंगे बिटुमिन का, उससे हमें पता लगेगा कि आखिर बिटुमिन को कितना गर्म करना चाहिए, ज्यादा क्यों नहीं करते, कम क्यों नहीं करते। ठीक है, तो पहले बिटुमिन को हमने गर्म किया, ऑब्वियसली ब्रिकेट को हमें साफ रखना है, तो ब्रिकेट को हमने पहले क्लीन कर दिया, चाहे तो बेंजीन से साफ कर सकते हैं या किसी भी कैरोसिन या पेट्रोल से भी साफ कर सकते हैं। ठीक है, देन हमने ग्लिसरीन और डेक्सट्रीन को पाउडर को मिलाया और बेस प्लेट पे लगा दिया, क्यों लगाया, ताकि वो बिटुमिन उससे ना चिपके। ठीक है, फिर इसको 30 to 40 मिनट हमने रूम टेम्परेचर पर पहले ठंडा किया और उसके बाद कंट्रोल वाटर बाथ में हमने डाल दिया। कंट्रोल वाटर बाथ को भी टाइम लगेगा कम से कम 15 से 20 मिनट, क्योंकि हमारा इमर्सन रॉड की कैपेसिटी उतनी ज्यादा 2000 वाट की नहीं लगी होती, वो छोटे सा इमर्सन रॉड लगा होगा 300-400 वाट का, तो इट विल टेक टाइम कि वो इतना टेम्परेचर मेंटेन कर पाए। ठीक है, और जो हमारा ब्रिकेट है वो ब्रिकेट, ये पार्ट याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कम से कम 10 mm डिप जरूर होना चाहिए। ठीक है, पानी जो हमारा भरा हुआ है, मान लो ये पानी का सरफेस हमारा ब्रिकेट है, तो इनके बीच में कम से कम 10 mm का डिफरेंस जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह के की पॉइंट्स हैं जो कि अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं से बनेंगे, बाकी पूरा प्रोसीजर तो कभी भी ऑब्जेक्टिव में आएगा नहीं। ठीक है, और पॉइंटर ऑफ स्केल पहले हम 0 पे सेट कर देंगे, ये तो पता ही है। ठीक है, ये देखो एक नॉर्मल अपरेटस है, ये रियल अपरेटस है जहां पे मैं तुम्हें खुद भी दिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऊपर से तो ये फोटो नहीं है, देखो जो मैंने बताया कि यहाँ पे गियर सिस्टम जैसा है, गियर सिस्टम है, यहाँ पे हीटर का बटन ऑन है, यहाँ पे ये ग्रीन बटन जलेगा जब इसका मैं वो गियर सिस्टम ऑन करूंगा, यहाँ पे देखो पॉइंटर लगा हुआ है, यहाँ पे स्केल है, इस तरह से देखो यहाँ तक ये स्केल है, यहाँ पे पॉइंटर लगा हुआ है, और ये अभी प्रोसीजर में है इसलिए ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, कुछ खींच रहा है। अगर इसकी एक ऊपर से फोटो होती तो तुम्हें ये बिटुमिन यहाँ पे खिंचता हुआ दिखाई देता है, इसके अंदर पानी भी भरा हुआ होगा। तो ये ठीक है, स्टार्टअप डीआई का तो नहीं लगता? नहीं नहीं, ये मेरे लास्ट लास्ट कॉलेज का है, ये ग्रेटर नोएडा के एक आईसी कॉलेज का है, ये वहाँ यहाँ मैं खुद करा रहा था तो उस वक्त का है ये। ठीक है, आईसी में वहाँ तुम्हारे डीआई का भी है, डीआई में भी ये अपरेटस वहाँ ट्रांसपोर्टेशन लैब में कोने में रखा हुआ है, फिलहाल अभी वो वर्किंग में नहीं है क्योंकि वो यहाँ से कहीं फट गया है, लीक हो रहा है उसमें से पानी, और इसका वो गियर बॉक्स में से करंट भी आ रहा है, तो अभी वो वर्किंग कंडीशन में नहीं था, लास्ट टाइम मुझे उससे करंट भी लग गया था तो
इसी जैसे वो वर्किंग में नहीं है, उसको एमएल वाले को बुलाया है वो ठीक करने के लिए। ठीक है। तो इसमें अब क्वेश्चन पूछ लो, एक मिनट मेरा रिकॉर्डिंग में ऑफ कर दूं, उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन वगैरह भी पूछ लो। ठीक है, तुम लोग अपना क्वेश्चन पूछते रहो, बाकी तो मैं देख रहा हूँ।